गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो हम कल किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में। तो वहीं से अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे ना। तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सा मेथड हो चुका था हमारा। एमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर एमीटर, एंड अगर हम बात करें केल्विन डबल ब्रिज तक हमारा हो गया था। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड केल्विन डबल ब्रिज, उसी से अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? नेक्स्ट होगा पोटेंशियोमीटर मेथड। पोटेंशियोमीटर मेथड, पोटेंशियोमीटर मेथड। चलिए, अगर हम पोटेंशियोमीटर मेथड की अगर हम बात करें तो पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होता है हमारे पास में। ये पोटेंशियोमीटर का स्लाइड वायर होगा। ये हमारे पास में नॉन ईएमएफ होगा, और ये होगा अननोन ईएमएफ। ये होगा नॉन सेल या नॉन ईएमएफ, और ये होगा अननोन ईएमएफ। ये होगा E1, और ये होगा हमारे पास में E2। चलिए, तो यहां पर क्या होगा? इधर क्या होते हैं हमारे पास में? यहां पर स्केल हमारे पास में होती है इस पर। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये हमारे पास में होता है स्लाइड वायर। ये होता है स्लाइड वायर। स्लाइड वायर, इसके ऊपर ये जो होती है ये हमारे पास में होती है स्केल। क्या होता है? स्केल हमारे पास में होती है। पहले अपन नॉन नॉन सेल से अपन क्या करते हैं? गैलोमीटर कनेक्ट करते हैं, और यहां पर डिफ्लेक्शन हम चेक करते हैं। मान लो यहां पर इतनी डिस्टेंस पर अगर हमारे पास में कैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ गया, 0 अगर हमारे पास में आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? यहां पर दूसरे वाले से नॉन सेल से गैलोमीटर कनेक्ट करेंगे, और यहां पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास में लेंथ कितनी आ रही है। लेंथ हमारे पास में L2 हमारे पास में आ रही है। क्या बोल रहे हो? चलो यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस करो। अभी स्टार्ट हुई जस्ट, है ना। आज क्या है कि वो जब 10 मिनट वाली जो पावर नैप लेते हो ना, तो आज बहुत दिन बाद मैंने कहा चलो 10 मिनट के लिए सो जाता हूँ। तो 10 मिनट के चक्कर में जो है वो 1 आवर बाद नींद खुली, तो उसकी वजह से लेट हो गई, और कुछ नहीं है ना। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये पहली स्लाइड है आपके सामने ना। इससे पहले बस यही है, स्टार्ट ही किया है हमने ना, और कुछ नहीं है। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर के अंदर अगर हम बात करें तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ध्यान रखना। इसमें हम लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए पोटेंशियोमीटर को अपन बोलते हैं लेंथ कंपैरिजन डिवाइस। क्या होता है हमारे पास में? लेंथ कंपैरिजन डिवाइस होती है। यहां पर लिखना इट इज ए लेंथ कंपैरिजन डिवाइस। लेंथ कंपैरिजन डिवाइस। लेंथ कंपैरिजन डिवाइस। नेक्स्ट, यहां पर आपसे पूछेगा बताओ इसका ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होता है। इसका ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है हमारे पास में? तो इसका ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में होता है 0। क्या होता है हमारे पास में? क्या होगा हमारे पास में? 0। तो यहां पर लिखना ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट्स ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 0। इट्स ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 0। इसका ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा हमारे पास में? 0 होगा। 0 ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है ये हमारे पास में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो पोटेंशियोमीटर जो है ये क्या मेजर करता है? लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए अपन यूज करते हैं। यूज फॉर यूज फॉर लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट।
लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहां पर जो हमारे पास में ईएमएफ होता है ना, यहां पर ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास में क्या होता है, लेंथ होता है। अब आप बोलोगे सर ये आया कहां से, तो देखो आपको सभी को पता है कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। रेजिस्टेंस आर की जगह हम लिख सकते हैं रो इंटू क्या होगा, एल बाई ए। तो यहां से अगर आप देखोगे तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर जो ईएमएफ होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू हमारे पास में लेंथ होता है। तो क्या होगा हमारे पास में E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू क्या होगा, L2 डिवाइड बाई L1। नेक्स्ट 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 होगा हमारे पास में, अगला क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर रिजोल्यूशन क्या होगा। रिजोल्यूशन क्या होगा इसका, तो देखो रिजोल्यूशन क्या है, क्या होता है हमारे पास में, रिजोल्यूशन होता है हमारे पास में स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। यानी कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट इन इनपुट, इनपुट मतलब हमारे पास में क्या है, ये जो लेंथ है, लेंथ कंपैरिजन डिवाइस से अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी इनपुट में जितना स्मॉलेस्ट चेंज आएगा ना, उसको क्या बोला जाएगा, एमपीपीटीसीएल में। आज मैं सेशन प्लान कर रहा हूँ ना एमपीपीटीसीएल के लिए, नेगेटिव मार्किंग तो सभी में रहती है 1/4। चलिए, तो यहाँ का जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये जो यहाँ पर हमारे पास में लेंथ जो मेजर करेगा या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो मेजर होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इसका रिजोल्यूशन अपन बोलेंगे। तो रिजोल्यूशन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, रिजोल्यूशन होगा हमारे पास में मिनिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड, minimum displacement measured by अरे बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, पर लेट स्टार्ट हुआ है, बार बार आप प्रेस कर रहे हो। गुड आफ्टरनून। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट या फिर पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना मेजर करेगा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना मेजर करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना मेजर करेगा, तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं अपन इसको, स्ट्रोक। क्या होगा हमारे पास में, स्ट्रोक के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आप यहां पर क्या लिखोगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड बाय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक ये डेफिनेशन पूछ सकता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मेजर उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, हम बोलकर चलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, लेंथ कंपैरिजन डिवाइस होती है, ईएमएफ मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा अगले पॉइंट पर, अगला होगा हमारे पास में मेगर, या उससे पहले अपन बात करते थे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करें, तो क्या होगा, ये हमारे पास में डायग्राम होता है, यहां पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, और इधर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास में सेकंड है, और यहां से अपन क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, हम ई सप्लाई देंगे। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आरजी,
ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है और ये आर जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। ये क्या होगा हमारे पास में अननोन रेजिस्टेंस है जो मुझे कैलकुलेट करना है। पहला तो इस मेथड को अपन कहाँ यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा किस लिए, तो इसको यूज किया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, यूज्ड फॉर मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट। अच्छा एक और ध्यान रखना, ये हमारे पास में सबसे बेस्ट मेथड होता है, अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है फॉर मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ना। क्या होगा हमारे पास में बेस्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, यहां पर लिख दीजिएगा सबसे बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड फॉर मीडियम रेजिस्टेंस, मोस्ट एक्यूरेट होता है। यहां पर एरर हमारे पास में बहुत कम होती है। तो देखो जब गैल्वेनोमीटर को हम यहां पर कनेक्ट करेंगे ना, तो गैल्वेनोमीटर को जब पोजीशन 1 से कनेक्ट करते हैं तो यहां से करंट आरजी और एस में फ्लो होगा। तो करंट कितना होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय आरजी प्लस एस हमारे पास में रहेगा। तो करंट I1 जो होगा वो हमारे पास में ई डिवाइड बाय क्या होगा, आरजी प्लस एस हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं पोजीशन 2 पर बात करूं, बेटा आप शांति से नहीं पढ़ाने दोगे सभी। अब हैंड रेस कर रहे हो तो उसको कैंसिल क्यों कर रहे हो, उसको रहने दो ना, थोड़ी देर में भी तो देख पाऊँ कि कौन कौन हैंड रेस कर रहा है। चलो मैंने बंद कर दिया ना, अब खुश आप, नाउ हैप्पी। चलो अगर हम बात करें यहां पर 8 पोजीशन 1 से जब कनेक्ट करेंगे ना, तो ये हमारे पास में आएगा पोजीशन 1 से ना, 8 पोजीशन 1, पोजीशन 1 से कनेक्ट करेंगे तब होगा। पोजीशन 2 से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो करंट I2 जो है वो कितना आएगा, वो आएगा ई डिवाइड बाय आर जी प्लस आर, आप लिख दीजिए। तो ई डिवाइड बाय क्या होगा, आर जी प्लस आर। तो ये हमारे पास में 2 होगा। इन दोनों का रेशियो जो है वो आप ले लीजिएगा। अगर आप इन दोनों को रेशियो, इन दोनों का रेशियो अगर आप लेते हैं I1 डिवाइड बाय I2 अगर आप करते हैं तो क्या होगा हमारे पास में आर जी प्लस आर डिवाइड बाय आर जी प्लस एस हमारे पास में रहेगा। आर जी प्लस आर और आर जी प्लस एस हमारे पास में होगा। कैसे देखो, जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे ना तो ये ई से ई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे रहने दो। तो ये हमारे पास में क्या होगा, आर जी प्लस आर एन आर जी प्लस एस हमारे पास में रहेगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आएगा हमारे पास में आर जी प्लस आर, और ये होगा I1 डिवाइड बाय I2 इंटू क्या होगा आर जी प्लस एस। तो यहां से आर की जो वैल्यू आएगी वो होगा I1 डिवाइड बाय I2 आर जी प्लस एस माइनस क्या होगा आर जी। तो ये आएगा अननोन रेजिस्टेंस का। तो एक आध बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है एग्जाम के अंदर, बट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इन ए गैल्वेनोमीटर, इन ए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा हमारे पास में, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। तो यहां से θ1 डिवाइड बाय θ2 जो है वो I1 डिवाइड बाय I2 के बराबर होंगे। तो यहां पर रिप्लेस कर दीजिए θ1 बाय θ2, तो यहां से R इज इक्वल टू आ जाएगा θ1 डिवाइड बाय θ2 आर जी प्लस एस माइनस आर जी। तो ये होगा हमारा अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जो आपके पास में एग्जामिनर एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकता है ना। चलिए, तो ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन आपको पूछेगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद में, हम बात करते हैं किसके बारे में, तो मेगर के बारे में। मेगर अगर आपसे बोल दिया जाए बताओ मेगर क्या करेगा या मेगर क्या काम करता है, तो पहला तो हमारे पास में यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, फर्स्ट लिखना है यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। लाइक अगर हम बात करें इंसुलेशन रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आप लिख दीजिएगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मेगर यूज करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मेगर यूज करते हैं।
मेगर के अंदर अगर हम बात करें, यहां पर मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देता हूं मेगर का। मेगर का डायग्राम क्या होता है? चलिए, चलिए, तो ये मेगर का हमारे पास में डायग्राम होगा। ये मेगर का हमारे पास में डायग्राम होगा। ये है मेगर का डायग्राम है। अब इसमें देखो क्या क्या होता है हमारे पास में। मेगर के अंदर अगर हम बात करें, यहां पर अपन यूज करते हैं, ध्यान रखना, हैंड ड्राइवन। अगर हम बात करें डीसी जनरेटर हम यूज करते हैं। यहां पर अपन क्या यूज करते हैं? हैंड ड्राइवन डीसी जनरेटर हम यूज करते हैं। यहां पर लिख देना हैंड ड्राइवन, हैंड ड्राइवन, हैंड ड्राइवन डीसी जनरेटर इज यूज्ड। डीसी जनरेटर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर यूज करते हैं ड्राइवन डीसी जनरेटर को। बताएगा इसकी स्पीड कितनी होती है रोटेशन की? एक बार जल्दी से बताएंगे, रोटेशन की स्पीड जो है वो कितनी होती है? हेलो। चलिए, नेक्स्ट। कितनी स्पीड हमारे पास में होती है? चलिए, 500 आरपीएम एकदम सही है, 160 नहीं होता है। तो यहां पर लिख देना स्पीड ऑफ रोटेशन जो होता है ना, स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन जो होता है हमारे पास में, स्पीड ऑफ रोटेशन जो होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास में 500 आरपीएम। 500 आरपीएम स्पीड ऑफ रोटेशन हमारे पास में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, यहाँ पर जो ये स्केल दिख रही है, देखो ये स्केल दिख रही है कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक हमारे पास में क्या होती है? स्केल रेंज होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देना रेंज, रेंज स्केल क्या होगी हमारे पास में? रेंज स्केल जो होगी हमारे पास में वो होगा हमारे पास इनफाइनाइट टू जीरो। इनफाइनाइट से जीरो की स्केल होती है। यहां पर हम अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अगर मान लो मैं अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो बता सकते हैं मीटर कितना शो करेगा? जब आप यहां पर 500 वोल्ट एंड 160 आरपीएम। एक बार आप देखो मैंने क्या लिखा है आपको क्लास के अंदर। स्पीड क्या लिखाई थी, जल्दी से बताओ। स्पीड मैंने क्या लिखाई थी आपको क्लास के अंदर? 160 लिखाई थी ना? कोई बोले सर 500 लिखाया था। एक बार नोट्स में चेक करो, जो मैंने नोट्स में लिखाई है वो सही है। आधे 160 बोल रहे हैं, आधे 500 बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, मैंने कुछ एक ही लिखाया होगा। एक बार बताओ जल्दी से। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट।
स्पीड 160 लिखाई थी ना, इसको 160 करो, फिर अगर 160 लिखाई थी तो कितना होगा, 500 वोल्ट हमारे पास में होगा और 160 आरपीएम। अगर देख लेना क्या लिखाया था मैंने आपको, क्योंकि वैसे बुक में तो नहीं लिखा हुआ है स्पीड के बारे में कुछ भी। एक किसानी के अंदर 160 आरपीएम एंड 500 वोल्ट अपन सप्लाई देते हैं ना, 500 वोल्ट सप्लाई देते हैं, ये हमारे पास में जरूर लिखा हुआ है ना, 500 लिखवाए थे। एक बार चेक करेंगे है ना, उसको मैं चेक कर लूंगा। अभी के लिए ये याद रखिए, फिलहाल के लिए मैं चेक करूंगा कि मैंने क्या लिखा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, रेंज हमारे पास में इनफाइनाइट से 0 पर रहेगी। अगर हम यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, रीडिंग आएगा इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ पर लिख देना, इफ नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, इफ नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, no resistance is connected, no resistance is connected, then meter reads, then meter reads infinite reading, infinite reading, infinite reading। नेक्स्ट होगा हमारे पास में, if terminal are short circuited, if terminal are short circuited, short circuited, then क्या होगा हमारे पास में, मीटर रीड्स, then मीटर रीड्स, then मीटर रीड्स कितना रीड करेगा हमारे पास में, 0। मीटर कितना रीड करेगा, 0 हमारे पास में रीड करेगा। जल्दी से बताओ यहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करवाता है, अगर आपको इसे पूछ लिया जाए इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करवाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ अलग से कोई कंट्रोलिंग सिस्टम अपन यूज नहीं करते, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए कोई स्प्रिंग या ग्रेविटी अपन यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास में जो कोइल होती है ना, वो कोइल खुद हमारे पास में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाती है ना। तो यहाँ पर लिख देना नेक्स्ट पॉइंट, कोइल प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग टॉर्क, कोइल प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग टॉर्क, कोइल प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो हमारे पास में कोइल जो है वो प्रोवाइड करवाती है कंट्रोलिंग टॉर्क। नेक्स्ट 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 और इंपॉर्टेंट क्या होगा पॉइंट, हैंड ड्राइवन डीसी जनरेटर यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यहां पर होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको एग्जाम में एग्जामिनर आपको पूछेगा, ये जरूर ध्यान रखना। ज्यादातर क्वेश्चन आपको या तो ये पहला वाला पूछा जाता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए पूछेगा, नहीं तो स्केल रेंज के लिए पूछेगा। यही बेसिक बेसिक चीजें आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारे पास में लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। अब देखो लॉस ऑफ चार्ज मेथड के अंदर क्या होगा हमारे पास में, लॉस ऑफ चार्ज मेथड के अंदर क्या होगा, तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो है वो हम कहां पर यूज करते हैं, बस ओनली आपके पास में, हाँ पीएमएमसीपी के प्रिंसिपल पे काम करता है, करेक्ट है हमारे पास में। लॉस ऑफ चार्ज मेथड के अंदर जो है एक तो यही याद रखना है कि यूज फॉर हाई रेजिस्टेंस, यूज फॉर हाई रेजिस्टेंस, यूज फॉर हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहां पर सप्लाई वोल्टेज V होता है, यहां पर कैपेसिटर होगा, और यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा हमारे पास में। तो ये जो हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज V है, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको पहले जो है वो पोजीशन 1 से कनेक्ट करेंगे, फिर स्विच को हम इधर मूव करेंगे पोजीशन 2 पर, है ना, ये पोजीशन 2 है, इधर मूव करेंगे हम। पहले पोजीशन 1 पर करेंगे तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज जो VC है ना, वो V से चार्ज हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे पोजीशन 2 पर मूव करेंगे तो ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होकर करंट सप्लाई करेगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्चार्जिंग वोल्टेज जो होगा VC इज इक्वल टू V ए टू दी पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाइम कांस्टेंट हमारे पास में रहेगा। तो टाइम कांस्टेंट की जगह ये हमारे पास में V होगा, तो V इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी सी की जगह क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाइम कांस्टेंट होता है RC, इसको उधर डिवाइड कर लो। तो VC डिवाइड बाय V इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइड बाय RC। ई है उधर लोग ले लीजिए आप यहाँ पर, तो ln VC डिवाइड बाय V हमारे पास में होगा माइनस टी डिवाइड बाय RC, माइनस टी डिवाइड बाय क्या होगा RC। चलिए, तो यहां से इसको इनवर्स कर दो, उल्टा आप कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स करोगे तो माइनस यहां से खत्म हो जाएगा, तो इसको यहां से क्या लिख सकते हो आप, ln ln क्या लिखोगे, V डिवाइड बाय VC और ये हो जाएगा T डिवाइड बाय RC। चलिए, तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T डिवाइड बाय C इंटू ln V डिवाइड बाय VC। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस R का। क्या होगा, रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला हमारे पास में क्या रहेगा, T डिवाइड बाय C इंटू ln V डिवाइड बाय VC हमारे पास में रहेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, अगर ln में नहीं पूछेगा, log बेस 10 में पूछेगा तो 2.303 से आप डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर आप 1.2303 कर लीजिए, तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी, है ना। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछेगा इसके अंदर, या फिर ये पूछेगा कि बताओ कहाँ यूज करते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं बनेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टेंस मेजरमेंट में से जो आपको पूछेगा। लेकिन ध्यान रखना, रेजिस्टेंस मेजरमेंट में से क्वेश्चन आने का चांसेस है बहुत नेग्लिजिबल, बट हाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस कहाँ से है, तो वो आएगा आपका फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एसी ब्रिज से ना। आजकल एसी ब्रिज बहुत पॉपुलर है डीसी ब्रिज के कंपैरिजन में। डीसी ब्रिज में ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो क्या पूछेगा, ध्यान रखिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज पूछ लेगा, या कहीं पर आपके पास में कैल्विन डबल ब्रिज पूछ लेगा, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, एसी ब्रिज अगर आपने अभी रिसेंटली जितने पेपर देखे होंगे, लगभग सब में एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, एसी ब्रिजेस से, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं एसी ब्रिजेस। एसी ब्रिजेस के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में ब्रांच है जिसका इंपिडेंस Z1 है, एंगल थीटा 1 है, ये Z4 है, ये Z3 और ये होगा Z4, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में Z2 एंगल थीटा 2 होगा, ये Z3 एंगल थीटा 3 होगा, ये Z4 एंगल क्या होगा, थीटा 4 होगा, और यहां से क्या आएगा हमारे पास में, तो ये आएगा हमारे पास में डिटेक्टर। और डिटेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो यहां से हम सप्लाई देंगे एसी सप्लाई। सबसे पहली चीज आपसे पूछेगा, बताओ डिटेक्टर कौन कौन से अपन यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ डिटेक्टर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। टाइप्स ऑफ डिटेक्टर के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहला अपन यूज करते हैं हेडफोन। क्या यूज करते हैं, हेडफोन। नेक्स्ट होता है हमारे पास में, नेक्स्ट होगा हमारे पास में वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट सी हमारे पास में क्या रहेगा, नेक्स्ट होगा हमारे पास में फोर्थ होगा सीआरओ, सीआरओ। और नेक्स्ट होगा ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर। चलिए, तो टोटल मिला के हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में टोटल मिला के 4 जो हैं वो हमारे पास में टाइप्स ऑफ डिटेक्टर हम यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी रेंज आप बताएंगे, जल्दी से बताओ फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक होती है। चलिए, करेक्ट आंसर है 250 हर्ट्ज से लेकर 3 या 4 किलो हर्ट्ज तक अपन यूज करते हैं हेडफोन को, है ना। हेडफोन यूज किया जाता है 250 हर्ट्ज से लेकर कहां तक, 3 और 4 किलो हर्ट्ज, कुछ भी लिख दो, किलो हर्ट्ज हमारे पास में होता है। वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर अपन कहां तक यूज करते हैं, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर अपन कहां पर यूज करते हैं, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर कहां पर यूज करते हैं, 5 हर्ट्ज से
चलिए 1000 मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पर यूज करते हैं, मोस्टली कहां पर यूज करते हैं? अप टू 1000 हर्ट्ज तो ठीक है, मोस्टली कहां पर यूज करते हैं? तो मोस्टली अपन यूज करते हैं पावर फ्रीक्वेंसी रेंज तक। कहां तक ध्यान रखिएगा, 100 हर्ट्ज तक नॉर्मली अपन जो है, या 200 हर्ट्ज तक नॉर्मली जो है वो हम यूज करते हैं ना। तो यहां पर लिख देना यूज्ड अप टू 1000 हर्ट्ज, अप टू 1000 हर्ट्ज। बट मोस्टली हमारे पास में क्या होगा, बट मोस्टली 200 से लेकर 200 हर्ट्ज लिख दीजिए। मोस्टली हमारे पास में क्या होगा, 100 से लेकर 200 हर्ट्ज तक हम इसको यूज करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट, ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर की अगर हम बात करें, तो ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर यूज किया जाता है 10 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक हम यूज करते हैं। सीआरओ को अपन यूज करते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सीआरओ हम यूज करते हैं ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसी में एट बैलेंस कंडीशन पर क्या होगा, एसी ब्रिजेस के अंदर अगर हम बात करें, हमें बोल दिया जाए बैलेंस कंडीशन पर जो है, बैलेंस कंडीशन क्या होगी। तो अगर हम बात करें यहां पर एट बैलेंस कंडीशन पर, अगर हम बात करें एट बैलेंस कंडीशन पर, तो बैलेंस कंडीशन पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, Z1 Z4 एंगल θ1 प्लस θ4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z2 Z3 θ2 प्लस θ3 होना चाहिए, θ2 प्लस θ3 हमारे पास में होना चाहिए। तो ये क्या होगा, Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 हमारे पास में होगा। तो ये कंडीशन मतलब मैग्नीट्यूड हमारे पास में सेम होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए। साथ में हमारे पास में क्या होगा, एंगल जो है ना, θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3 हमारे पास में होना चाहिए। तब जाकर हमारा ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन होगा। बोथ मैग्नीट्यूड और ये सारी चीजें हमारे पास में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन दोनों ही सेम होनी चाहिए। तो ये होगी कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज, ये होगी कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज, ये होगी कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पर, तो एसी ब्रिज अपन यूज करते हैं कहां पर, इंडक्टेंस मेजरमेंट, कैपेसिटेंस मेजरमेंट और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ब्रिज किसके लिए, बताओ, ब्रिज फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट, ब्रिज फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट, इंडक्टेंस मेजरमेंट, इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए जो ब्रिज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए जो ब्रिज होंगे ना, पहला ब्रिज हमारे पास में रहेगा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। सेकंड होगा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। नेक्स्ट होगा थर्ड हैस ब्रिज, नेक्स्ट होगा हैस ब्रिज, हैस ब्रिज। नेक्स्ट होगा हमारे पास में हैस ब्रिज के बाद में आएगा एंडरसन ब्रिज, नेक्स्ट होगा एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज। और नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास में क्या रहेगा, मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, हैस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज एंड ओवेंस ब्रिज। क्या होगा, ओवेंस ब्रिज। तो ये टोटल मिला के हमारे पास में 5 ब्रिज हमारे पास में होंगे। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसी में वन बाय वन, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके बारे में, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। चलिए, तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमारे पास में ये जो ब्रांच है, यहां पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में जब भी इंडक्टेंस मेजरमेंट करो तो ये ब्रांच तो फिक्स से आरएल रहेगी, है ना, ये होगा R1 और ये होगा हमारे पास में L1, यहां पर होगा R2 एंड L2 होगा, R2 हमारे पास में रहेगा, L2 हमारे पास में रहेगा, ये होगा R3 और ये होगा हमारे पास में R4। तो ये जो डायग्राम, ये जो रहेगा आपके पास में, ये होगा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का डायग्राम होगा। चलिए, तो ये मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज हमारे पास में है। अगर मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो अननोन इंडक्टेंस है, ये ब्रांच कौन सी है, ध्यान रखना, ये अननोन ब्रांच होती है। ये क्या होती है, अननोन ब्रांच हमारे पास में होती है। क्या होगा, अननोन ब्रांच होगी। ये हमारे पास नॉन फिक्स्ड रेजिस्टेंस होंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और वेरिएबल इंडक्टेंस होगा और नॉन होगा, लेकिन ध्यान रखना नॉन इंडक्टेंस रेजिस्टेंस हमारे पास में रहेगा। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बैलेंस कंडीशन अगर आपको निकालनी है तो आर और एल का सीरीज में क्या लिखोगे, Z1 जो होगा वो R1 प्लस जे ओमेगा L1 होगा, Z2 जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, R2 प्लस जे ओमेगा L2 होगा, Z3 जो होगा वो R3 होगा और Z4 जो होगा वो R4 होगा। तो आप जल्दी से आप मुझे बैलेंस कंडीशन पर Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 करके अननोन रेजिस्टेंस और अननोन इंडक्टेंस क्या होगा एक बार जल्दी से बताऊं। अननोन रेजिस्टेंस और अननोन इंडक्टेंस क्या होगा, जल्दी से एक बार निकालो। चलिए, क्या रहा है, तो देखो Z1 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितना है हमारे पास में, R1 प्लस जे ओमेगा L1, Z4 कितना है, R4 है, Z2 कितना है, R2 प्लस जे ओमेगा L2 है, और यहां से कितना है, Z3 कितना है, R3 है। तो यहां से R1 R4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 R4 इज इक्वल टू R2 एंड R3 हमारे पास में रहेगा। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 इंटू R3 डिवाइड बाय क्या होगा, R4 होगा। नेक्स्ट L1 इंटू R4 इक्वल टू क्या आएगा, L1 इंटू R4 इज इक्वल टू L2 इंटू R3 होगा। L1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, R3 डिवाइड बाय R4 इंटू L2 हमारे पास में रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में L1, है ना। तो R1 और L1 की वैल्यू ये आएगी हमारे पास में। तो ये आप देखो, ये कंडीशन आपको वहां पर निकालनी पड़ेगी हर ब्रिज के लिए ना, हर ब्रिज के लिए आपको Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 करना पड़ेगा। तो वहां पर ऑन द स्पॉट आप करोगे, कभी ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे ना। तो जस्ट इसके डायग्राम जरूर याद रखो, इनका जो डायग्राम है, जिससे मानकर चलिए कि ये डायग्राम हमारे पास में है। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज की जगह मैक्सवेल, अगर हम बात करें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ब्रिज, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, तो वो क्या होगा ध्यान रखिएगा। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये ब्रांच सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंज यहां पर होगा, यहां पर ओनली रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहां पर आएगा रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आएगा।
तो ये R4, उसके पैरेलल में क्या आएगा, C4। तो ये डायग्राम याद रखेंगे, और इसमें भी वही करना है, क्या करना है, Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। बट हाँ, एक काम आप कर सकते हो, अगर आपको यहाँ का क्वालिटी फैक्टर पूछे तो आप यहाँ का क्वालिटी फैक्टर निकालकर आप आंसर बता सकते हो ना। आपको ये सारी वैल्यू देगा, इसका क्वालिटी फैक्टर पूछेगा, तो यहाँ का क्वालिटी फैक्टर आप निकाल लीजिए। इसका पैरेलल ब्रांच का क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओमेगा नॉट आर सी जो है, मतलब R4 इंटू C4 आप कर दीजिए, तो यहां से आपको क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा, राइट। क्या होगा हमारे पास में, ओमेगा नोट R4 C4। तो क्वालिटी फैक्टर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बता सकता हूं, बाकी L1 और R1 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप निकाल कर जल्दी से आंसर बताओ कि R1 की वैल्यू क्या आ रही है और L1 की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है आपको एग्जाम। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, R1 और L1 की वैल्यू क्या आएगी। क्या आंसर आ रहा है, चलिए। तो यहां पर क्या आएगा, R1 प्लस क्या होगा, J ओमेगा L1, और यहां से कितना आएगा, R4 अपॉन 1 प्लस J ओमेगा C4 R4, पैरेलल का रेजिस्टेंस, फिर यहां से आएगा R2 इंटू R3। बस इस टर्म को इधर ले जाओ, R2 इंटू R3, तो यहां से आएगा R1 प्लस क्या होगा, J ओमेगा L1 इंटू R4 इक्वल टू आएगा R2 इंटू R3 और 1 प्लस J ओमेगा C4 R4। तो यहां से क्या आएगा, अंदर आप मल्टीप्लाई करके कंपेयर कीजिए, तो R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 हमारे पास में रहेगा, और ये L1 R4 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, R2 इंटू R3 इंटू R4 इंटू C4। तो ये हमारे पास में आएगा, ये वैल्यू आप कैंसिल कर लो, तो यहां से R1 की वैल्यू आ जाएगी R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R4 हमारे पास में होगा, ये L1 की वैल्यू होगी, तो R2 इंटू R3 इंटू C4 हमारे पास में रहेगा। तो ये दोनों वैल्यू आई होगी, आपका आंसर, यही आंसर किस किस का आया है, यही आंसर किस किस का आया है, R2 R3 by R4 करेक्ट, R2 R3 C4, R2 R3 हमारे पास में क्या होगा, C4 करेक्ट आंसर है ना। तो ये आपको वहीं पर काम करना पड़ेगा, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, ये मैक्सवेल ब्रिज जो अपन कहाँ यूज करते हैं, यूज फॉर मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए हम यूज करते हैं। क्वालिटी फैक्टर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर अगर हम बात करें 10 के बीच में, तो ये यूज किया जाता है मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए। मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा अगला ब्रिज हमारे पास में रहेगा कौन सा, ध्यान रखिएगा, अगला ब्रिज होगा हेस ब्रिज। क्या होगा, हेस ब्रिज।
हैश ब्रिज की अगर हम बात करें तो हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं ध्यान रखिएगा, यूज फॉर हाई क्वालिटी फैक्टर, हाई क्यू फैक्टर। तो हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए हम इसको यूज करेंगे, बस इस कैपेसिटर को यहां से उठाओ और यहां से कैपेसिटर इनके सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा R4, ये हो जाएगा C4, और इसको बैलेंस कंडीशन में अब आप वहीं पर निकालना पड़ेगा, आप निकालिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको निकालने में, तो वो आप एक बार प्रैक्टिस करना है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा, हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा एंडरसन ब्रिज, नेक्स्ट होगा एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज में क्या होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये डिटेक्टर हम यूज करेंगे, यहां पर हम कैपेसिटर यूज करेंगे, ये हमारे पास में स्मॉल आर रेजिस्टेंस होगा, और ये होगा यहां पर रेजिस्टेंस R4, ये आएगा हमारे पास में। ये डायग्राम जो होता है वो होगा एंडरसन ब्रिज का डायग्राम होगा। ये हमारे पास में क्या होगा, एंडरसन ब्रिज यूज करते हैं लो क्वालिटी फैक्टर के लिए, यूज फॉर लो क्वालिटी फैक्टर जो है उसके लिए हम यूज करेंगे। तो यहां पर जो अननोन रेजिस्टेंस आता है ना, वो कैपेसिटर रेजिस्टेंस इन सभी की फॉर्मेट में अननोन रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं ना, अननोन रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा इसके बाद में, इसके बाद में आएगा ओवेन्स ब्रिज। नेक्स्ट क्या आएगा, ओवेन्स ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज। तो ओवेन्स ब्रिज के अंदर ये मैंने क्या बोला, ये वाली ब्रांचेस तो पूरी सेम रहती है। अब आप बताएंगे जल्दी से, इन दोनों ब्रांचेस में क्या क्या चेंजेस आएगा, यहां पर क्या कनेक्ट करें और इधर क्या कनेक्ट करें, जल्दी से बता दो। इस सेकंड ब्रांच में क्या आएगा, ओवेन्स ब्रिज के अंदर जो है, सारे डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है डियर, अपन ने फुल क्लास में अपन ने सारे डेरिवेशन करवा रखे हैं अभी क्रैश कोर्स है, तो वो जो जो इजीली आप कर पाओगे एग्जाम में वो ने बता दिया, जिसको करने में टाइम लगेगा वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, सेकंड ब्रांच के अंदर जो है वो हमारे पास में क्या आएगा, यहां पर क्या कंपोनेंट आएगा, क्योंकि मेन चीज है कि आपको सर्किट डायग्राम जरूर याद होना चाहिए और कुछ याद होना हो। सेकंड C4 R3, R3 तो यहाँ है ना, यहाँ क्या आएगा सेकंड ब्रांच के अंदर, R एंड C, R2 एंड C2, और यहां पर बताओ लास्ट ब्रांच में, लास्ट ब्रांच में क्या आएगा, R2 C2, करेक्ट। एंड लास्ट ब्रांच में ओनली क्या आएगा, C4 आएगा, करेक्ट, एकदम सही है। यहां पर क्या आएगा, ये होगा हमारे पास में ओनली C4। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, अननोन कैपेसिटेंस की फॉर्म में अपन फाइंड आउट करते हैं ना। तो ये ब्रिज होगा हमारे पास में, ये होगा, एंड कौन सा ब्रिज होगा ध्यान रखिएगा, नाम चेंज जरूर करना, एंडरसन ब्रिज था, हैस ब्रिज था, ये था ओवेन्स ब्रिज होगा, ये क्या होगा, ओवेन्स ब्रिज होगा। अब ये जो ओवेन्स ब्रिज है इसको अपन कहाँ यूज करते हैं, तो ये भी यूज किया जाता है मीडियम क्वालिटी फैक्टर के अंदर, कहाँ यूज किया जाता है ध्यान रखिएगा, मीडियम क्वालिटी फैक्टर के अंदर हम इसको यूज करते हैं ना। R2 होगा, सही बात है, R2 हो गया, R2 C2 है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ओवेन्स ब्रिज होगा, और इसमें जो अननोन रेजिस्टेंस आएगा वो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की फॉर्मेट में आएगा। इसके लिए बैलेंस कंडीशन आप निकाल सकते हो, जल्दी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप इसको आराम से वहीं पर कीजिएगा एग्जाम में, डायरेक्टली आपको Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 थ्योरेटिकली क्या पूछेगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रिज फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट, क्या होगा, ब्रिज फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट। कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए जो ब्रिज हमारे पास में पूछा जाएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है हमारे पास में शेयरिंग ब्रिज। क्या होगा, शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज जो क्या क्या काम करता है हमारे पास में, शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस मेजर करता है, एक तो हमारे पास में मेजर कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस मेजर करने का काम करता है, साथ में हमारे पास में क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर करेगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में मेजर करेगा परमिटिविटी को, परमिटिविटी जो है उसको मेजर करेगा।
मेजर करेगा डाइलेक्ट्रिक लॉस हो गया, परमिटिविटी हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट और क्या मेजर करने का काम करेगा? कैपेसिटेंस, डिसिपेशन फैक्टर अपन मेजर कर सकते हैं। डिसिपेशन फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर जो है उसको मेजर करवाने का काम करेगा। करेक्ट। हाँ, लॉस एंगल मेजर कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक लॉस अपन ने लिख दिया है, लॉस एंगल आप मेजर कर सकते हो। तो इन सभी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम शेयरिंग ब्रिज यूज करते हैं। इसका जो डायग्राम होगा, इसका डायग्राम क्या होगा? इसका डायग्राम कुछ इस तरह का रहेगा। शेयरिंग ब्रिज है तो यहाँ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होगा अननोन, यहाँ पर ओनली कैपेसिटर होगा, यहाँ R3 होगा, यहाँ R4 होगा जिसके पैरेलल में C4 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ये डिटेक्टर हम यूज करेंगे और इधर से हम सप्लाई देकर चलेंगे। तो ये हमारा एसी ब्रिज का डायग्राम रहेगा ना, ये एसी ब्रिज का डायग्राम रहेगा। तो ये आएगा R1 C1, R1 C1 C2, R3 R4 एंड C4। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आएगा? ये हमारे पास में रहेगा डायग्राम शेयरिंग ब्रिज का, है ना। शेयरिंग ब्रिज का ये हमारे पास में क्या होगा? डायग्राम हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आपको यहां से पूछ लिया जाएगा बैलेंस कंडीशन। तो वही Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 करके जो है आपको क्या करना होगा? आपको अननोन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये डायग्राम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। शेयरिंग ब्रिज के बाद में आएगा हमारे पास में डी शॉर्टी ब्रिज। डी शॉर्टी ब्रिज हमारे पास में होगा। और डी शॉर्टी ब्रिज में अगर हम बात करें तो इसको अपन कहाँ यूज करते हैं? ये है रेजिस्टेंस। डी शॉर्टी ब्रिज के अंदर ये हमारे पास में क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा, और यहां पर होगा R3, और ये होगा R4। यहां पर होगा डिटेक्टर, और इधर से हम सप्लाई देकर चलेंगे, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई हम देकर चलेंगे। तो ये होगा C1 C2 R3 एंड R4। इसमें अननोन कैपेसिटेंस बताओ जल्दी से क्या आएगा? चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां पर C1 की वैल्यू क्या होगी? देखो Z1 Z4 में 1/j⍵C1 और इंटू R4 इक्वल टू 1/j⍵C2 इंटू R3। तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी होगी? C1 की वैल्यू होगी हमारे पास में R4 डिवाइड बाय R3 इंटू C2। तो ये होगा हमारे पास में C1 की वैल्यू। यहां पर इसको अपन कहाँ यूज करते हैं? यूज फॉर द, किसके लिए ध्यान रखना? लॉसलेस कैपेसिटेंस के लिए मेजर करने के लिए ना, used to measure lossless capacitance, lossless capacitance, lossless capacitance। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसे यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? लॉसलेस कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा हमारे पास में ब्रिज फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ब्रिज फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। चलिए,
अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए ब्रिज जो होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है वेन्स ब्रिज। क्या होगा? ये होगा वेन्स ब्रिज। वेन्स ब्रिज। और वेन ब्रिज का डायग्राम अगर मैं बात करूं तो वेन्स ब्रिज का डायग्राम क्या होगा? तो वेन्स ब्रिज में ये हमारे पास में क्या होगा? वेन्स ब्रिज में ये हमारे पास में रेजिस्टेंस होता है R1, इसके पैरेलल में कैपेसिटेंस होता है C1, ये हमारे पास में R2 और यहां पर होता है C2, ये आएगा R3 और यहां पर आएगा R4। ये होगा डिटेक्टर। तो ये डायग्राम होता है हमारे पास में वेन्स ब्रिज का। ये आएगा C1, R1, R2, C2, R3, R4। नेक्स्ट यहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है? तो 1/2 पाई रूट R1 R2 C1 C2 C1 C2। अगर आपका R1 R2 दोनों ही R के बराबर हो, C1 C2 दोनों ही C के बराबर हो, तो यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 पाई RC। क्या आ जाएगा? 1/2 पाई RC हमारे पास में आएगी। नेक्स्ट होगा हमारे पास में R4 डिवाइड बाय R3 का जो रेशियो है, किस इस कंडीशन पर वो 2 हो जाता है, तो R4 इज इक्वल टू कितना है? R4 डिवाइड बाय R3 है ना। तो यहां से R4 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ R3 हमारे पास में होता है। इस कंडीशन पर रिलेशन है ना। तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा, तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। यहां पर क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में ग्राउंड कैपेसिटेंस की वजह से अनबैलेंस कंडीशन आती है। तो ग्राउंड कैपेसिटेंस को इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? जल्दी से बताओ। ग्राउंड कैपेसिटेंस के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? तो ग्राउंड कैपेसिटेंस के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर वैगनर अर्थिंग डिवाइस अपन यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर लिख देना पॉइंट। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में? टू एलिमिनेट टू एलिमिनेट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ ग्राउंड कैपेसिटेंस, ग्राउंड कैपेसिटेंस, ग्राउंड कैपेसिटेंस क्या होगा हमारे पास में? वैगनर अर्थिंग डिवाइस, वैगनर अर्थिंग डिवाइस इज यूज्ड। तो वैगनर अर्थिंग डिवाइस अपन क्या करेंगे? हम यूज करेंगे ना, वैगनर अर्थिंग डिवाइस अपन यूज करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास में क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में होगा ब्रिज फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट। ब्रिज फॉर ब्रिज फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट। चलिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए हम जो है कौन से ब्रिज हम यूज करते हैं? तो समझिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए हम यहां पर ब्रिज यूज करते हैं जिनका नाम होता है हैवी साइड ब्रिज। हैवी साइड ब्रिज, हैवी साइड ब्रिज। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में? सेकंड कैंपेल ब्रिज, कैम्पबेल ब्रिज। चलिए, तो हैवी साइड ब्रिज एंड कैंपेल ब्रिज ये आपको याद रखना है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होंगे? ये होंगे हमारे पास में ब्रिज फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट। तो ये बड़ी बड़ी चीजें जो मैंने आपको बता दी है सारे आपको याद रखना है। वैसे मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है कि कौन सा ब्रिज क्या मेजर करता है, मैच द फॉलोइंग, या उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कौन किसको मेजर करने के काम में आता है वो मैच द फॉलोइंग। बस यही चीज आपके पास में एग्जाम में पूछी जाती है यहां से एसी ब्रिजेस में से ना। बाकी इसके अलावा अभी अब हमारे पास दो चैप्टर और बचते हैं। कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसड्यूसर। तो वो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। तो कल जाकर आपका मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे अपन कल मिलेंगे क्योंकि अभी सिग्नल की क्लास भी है आधे घंटे बाद। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। एरर तो पढ़ लिया ना बेटा?